आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अपक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। हम अपने डेली लाइफ में घटित होने वाली कुछ घटनाओं को देखते हैं, जैसे दूध का फटना। दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। इसी प्रकार और एक उदाहरण लेते हैं, श्वसन। श्वसन या भोजन का पचना। भोजन का पचना हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। दूध का फटना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? श्वसन क्या है? भोजन का पचना क्या है? हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली ये जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं रासायनिक अपक्रियाएं हैं। इससे पहले कक्षा 9 में हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जिस परिवर्तन की बात करेंगे, उन अपक्रियाओं की बात करेंगे जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो। जिन अपक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन अपक्रियाओं को हम रासायनिक अपक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यानी दूध क्यों फटता है, लोहे में जंग कैसे लगता है, श्वसन क्या है, भोजन कैसे पचता है हमारे शरीर में, ये सारी अपक्रियाएं रासायनिक अपक्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन अपक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसका भार बदल जाता है, उसका घनत्व बदल जाता है, उसका संगठन बदल जाता है। जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। तो दूध का फटना क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, श्वसन क्या है, इस तरह बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं। ये सारी घटनाएं रासायनिक अपक्रियाएं हैं। आइए विस्तार से समझते हैं रासायनिक अपक्रियाओं को और रासायनिक समीकरणों को। रासायनिक अपक्रियाएं और रासायनिक समीकरणों को हम विस्तार से देखते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं, सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। किसी भी अपक्रिया को, किसी भी घटना को, जैसे दूध का फटना, यह एक घटना है। लोहे में जंग लगना एक घटना है। भोजन का पचना यह एक घटना है। अगर उस घटना को हम विस्तार से लिखें या उस घटना का वर्णन हम विस्तार से करें तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। यानी अपक्रिया जो है, रिएक्शंस,
ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस में घटना का जो जिक्र किया जाता है, घटना का जो वर्णन किया जाता है, वो विस्तार से किया जाता है। जबकि इसी घटना को हम संक्षिप्त रूप में लिखें, संक्षेप में लिखें, संक्षेप में बताएं, तो उसी घटना को हम समीकरण कहते हैं। अगर रासायनिक अपक्रिया है, उसका हम वर्णन संक्षिप्त रूप में कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का मतलब किसी घटना का विस्तार से व्याख्या, किसी घटना का हम विस्तार से अगर व्याख्या करें तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। अपक्रिया का मतलब विस्तार से व्याख्या, जबकि समीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त व्याख्या या संक्षिप्त वर्णन समीकरण कहलाता है। अब ये जो हम लोग संक्षिप्त वर्णन करते हैं, संक्षिप्त वर्णन को हम लोग दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। जो संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जब हम इसका वर्णन शब्दों द्वारा करते हैं, शब्दों द्वारा करते हैं, तो उस समीकरण को हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। यानी शब्दों द्वारा जब वर्णन करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको पहले हम। जैसे हमें अपने घर की सफेदी करवानी है, मान लेते हैं, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, मार्केट से चूना खरीद कर लेकर आते हैं। उस चूने को जब हम पानी में भिगोते हैं, तो पानी में भिगोने के बाद चूने का पानी बनता है। चूने के पानी को भिगोते समय अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें इस अपक्रिया में हमें एनर्जी भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है। यानी मार्केट से लाए हुए चूने को जब हम पानी में भिगोते हैं तो हम देखते हैं कि उस चूने में जो पानी हम डालते हैं वो पानी उबलने लगता है, गर्म हो जाता है। इसको अगर हम विस्तार से लिखें, इसी घटना को की व्याख्या अगर हम विस्तार से करें तो इसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। विस्तार से व्याख्या करें, जैसे चूने को पानी में भिगोने पर चूने का पानी बनता है, साथ ही ऊष्मा निर्गत होती है या निर्मुक्त होती है। यानी उस घटना का जिक्र अगर हम इस प्रकार विस्तार से करें तो ये क्या है, ये है इसे हम कहेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। अब इसकी व्याख्या हम संक्षिप्त में करें, इसी की व्याख्या हम संक्षिप्त में करने जा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या जब हम संक्षिप्त में करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का मतलब संक्षिप्त वर्णन। तो आइए हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं, संक्षिप्त वर्णन देखते हैं, रासायनिक समीकरण देखते हैं, इसका रासायनिक समीकरण बनाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि जो रासायनिक समीकरण हम बना सकते हैं, एक बनाते हैं शब्दों द्वारा यानी बाई वर्ड, बाई वर्ड। जैसे चूना प्लस पानी
दोनों को मिलाया तो हमारा बन गया चूने का पानी प्लस उष्मा। ये जो अपक्रिया है जिसकी हमने विस्तृत व्याख्या किया है, इसी को हम संक्षेप में शब्दों द्वारा इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखते भी हैं। इसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। चूंकि इस समीकरण में हम शब्द यूज किए हैं, इसीलिए इससे हम कहते हैं शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशंस। तो ये है वर्ड इक्वेशंस। लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या फार्मूला द्वारा करें या सिंबल द्वारा करें, यानी समीकरण हम बनाए फार्मूला द्वारा या सिंबल द्वारा, फार्मूला या सिंबल द्वारा, अगर हम इसी को लिखें, यानी चूना ना लिख करके चूने का फार्मूला लिखें, पानी ना लिख करके पानी का फार्मूला लिखें, तब समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। जैसे चूना ना लिख करके हम लिख रहे हैं चूने का सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस पानी ना लिख करके पानी का फार्मूला लिख रहे हैं, चूने का पानी ना लिखकर चूने के पानी का फार्मूला लिख रहे हैं, प्लस 8। तो ये है हमारा समीकरण। इस समीकरण में हमने यूज किया है फार्मूला या सिंबल का, इसीलिए ये समीकरण कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी समीकरण हम शब्दों द्वारा भी लिख सकते हैं, फार्मूला द्वारा भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कौन लिखेंगे? तो इन दोनों में हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण। ये है आपका रासायनिक समीकरण। यानी किसी बड़ी घटना की व्याख्या हम विस्तार से ना करके संक्षिप्त में करेंगे बाय फार्मूला, बाय सिंबल। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये रहा हमारा रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हम देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। यानी रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, विधि। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, लिखने की विधि, लिखने की विधि। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल के आधार पर हम इसे समझते हैं। रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया कराने से पहले हम जिन जिन पदार्थों को लेते हैं, उन पदार्थों को, यानी प्रारंभ में अपक्रिया स्टार्ट करने से पहले, पदार्थों को मिलाने से पहले जिन जिन पदार्थों को हम लेते हैं, उन पदार्थों को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जैसे चूने में हमें पानी अभी नहीं मिलाया है, यानी चूने में पानी अभी हमने नहीं मिलाया है, अभी हम चूने में पानी मिलाने जा रहे हैं। तो मिलाया क्या क्या? मिलाया क्या क्या? तो चूना है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या मिलाया? पानी। प्रारंभ में हमने चूने में पानी मिलाया, इसमें कुछ और डाला भी नहीं। यानी केवल अभी हम दो पदार्थ लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। इन्हीं दोनों को मिलाना है, इन्हीं दोनों को मिला के अपक्रिया कराना है। तो इन्हें हम हमेशा बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और इनके आगे हम, इसमें अब हमें कुछ और नहीं मिलाना है, केवल इन्हीं दोनों को मिलाना है।
तो इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। यानी जो हम अभिक्रिया कराने जा रहे हैं उस अभिक्रिया में ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स अभिकारक है। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। इसके आगे हम तीर लगाते हैं और तीर के आगे हम इन दोनों को मिलाने के पश्चात क्या हुआ वो लिखते हैं, जिसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। जैसे चूने में हमने पानी मिलाया तो हमें मिला चूने का पानी प्लस हीट, उष्मा। तो ये है हमारे, ये कहलाते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का यही तरीका है कि अभिक्रिया प्रारंभ कराने के लिए हमें जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, फिर तीर लगाते हैं, फिर इन अभिकारकों को मिलाने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें फल मिलता है, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। तो लिखने का ये तरीका है, रासायनिक समीकरण लिखने का यही तरीका है। अभिकारकों को राइट हैंड साइड और उत्पाद को अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट आपका एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो रासायनिक समीकरणों को हम ऐसे लिखेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के पश्चात कोई भी रासायनिक समीकरण जब हम लिखेंगे तो उसे बैलेंस लिखेंगे, संतुलित लिखेंगे। यानी रासायनिक समीकरण को जो हम लिखेंगे संतुलित लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को, किसी भी समीकरण को हम लिखेंगे तो संतुलित लिखेंगे। संतुलित लिखने का क्या आशय है? संतुलित लिखने का आशय यह है कि तीर के दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एटम है इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए बराबर यहाँ करते हैं। जैसे देखते हैं तीर के इधर ये टोटल जो है आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल है, यानी चूना है और पानी है। यहाँ चूने का पानी है। तो इस तरफ अगर हम देखें तो कुल कैल्शियम कितना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम हमारा टोटल कितना है, तो कैल्शियम हमारा है 1। राइट हैंड साइड में देखिए कैल्शियम 1 है। हाँ, राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम हमें 1 ही मिल रहा है। यानी कैल्शियम जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है। कितना है? 1 है। तो कैल्शियम तो बैलेंस है। कैल्शियम के अलावा हम चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 1 यहाँ है, 1 यहाँ, यानी 2 एटम है। तीर के उधर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 2 एटम है, यानी ये भी बैलेंस है। तीर के इधर हाइड्रोजन के कुल कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है और यहाँ पे भी अगर हम देखें प्रोडक्ट में तो यहाँ भी 2 है। यानी ये समीकरण आपका बैलेंस है, समीकरण संतुलित है। समीकरण संतुलित है, इसका आशय ये होता है कि तीर के दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में सभी परमाणुओं की जो संख्या है वो समान है। तो एक और रिएक्शन लेते हैं, फिर हम उसको बैलेंस करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे और
पढ़ेंगे हैबरबीज से अमोनिया का निर्माण। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं हैबरबीज द्वारा तो हमें मिलता है अमोनिया। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आइए हम इसे संतुलित करते हैं। तो देखिए ये है हमारे अभिकारक यानी यहाँ अभिकारक 2 है, उत्पाद यहाँ हमारा 1 है, ऊष्मा यहाँ भी निकलता है तो उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। आइए हम पहले इसे संतुलित करते हैं। तो तीर के इधर नाइट्रोजन कितना है 2, तीर के उधर नाइट्रोजन कितना है 1। तो भैया बैलेंस करते हैं। ध्यान देना यहाँ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन को भी हम 2 कर लेते हैं। जब नाइट्रोजन की संख्या हम बढ़ाएंगे तो ध्यान देंगे कि वो संख्या बढ़ाने के लिए जो भी अंक हम यूज करेंगे वो अंक हम परमाणु के पहले लिखेंगे, परमाणु के नीचे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे जो नंबर होता है वो वास्तव में बैलेंसी होती है, तो नीचे हम नहीं लिखेंगे। नीचे लिखेंगे तो उसकी बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो अणुसूत्र ही समाप्त हो जाएगा, अणुसूत्र ही आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम जिन अंकों का यूज करेंगे, जिन अंकों से गुणा करेंगे, वो अंक हमेशा एटम से पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इस साइड 1 ही नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 करना है, तो इस नाइट्रोजन से पहले हम 2 लिख दे रहे हैं। देखिए अब इस साइड भी 2 नाइट्रोजन हो गया, इस साइड भी 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दोनों साइड बराबर हो गया। अब बचा आपका हाइड्रोजन, इस तरफ आपका 2 हाइड्रोजन है, जबकि उत्पाद में आपका अब हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया H3 2 बार है, यानी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर आपका 2 हाइड्रोजन है, तो इसे भी 6 कर दीजिए। तो इसे 6 करने के लिए अगर हम 3 यहाँ यूज कर दें, इसके आगे 3 लिख दें, 3 ही 6 हो गया। हाँ हो गया। अब आप देखिए अब दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए एक समीकरण और लेते हैं और उसे संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित करने की ये विधि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि द्वारा हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अगला, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं जैसा कि आपको पता है जलने के लिए सहायक गैस है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जलता नहीं है, यानी जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। ये ऑक्सीजन मिल कहाँ रहा है इसे? हवा से। एयर में जो आपका 21% ऑक्सीजन है उसी 21% ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम को मिल रहा है। कब? जब हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं। मैग्नीशियम को जला रहे हैं मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। बनता क्या है? बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस अभिक्रिया में आपका अभिकारक है मैग्नीशियम, आपका अभिकारक है ऑक्सीजन, उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। संतुलित करते हैं। तीर के इधर देखें तो टोटल मैग्नीशियम आपका है 1, तीर के उधर देखें उधर भी टोटल मैग्नीशियम है 1, मैग्नीशियम बैलेंस है। तीर के इधर हम ऑक्सीजन देखें तो इधर 1 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। बैलेंस करते हैं। इसको 2 करना है, नीचे लिख नहीं सकते तो एक काम करते हैं, आगे लिख सकते, यहाँ लिख दिए। अब देखिए आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तीर के इधर भी 2 ऑक्सीजन, तीर के उधर भी 2 ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम जो पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस हो गया। चलिए इसे भी बैलेंस करते हैं। तीर के इधर 2 मैग्नीशियम है जबकि तीर के इधर 1 मैग्नीशियम है। तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो अब देखिए मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस था। तो यह है अनुमान विधि, इस विधि द्वारा हम समीकरण को संतुलित करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभी हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित लिखते हैं। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो हम उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, अभी जो हमने लिया कि कैल्शियम मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम को हमने जलाया, मैग्नीशियम को जलाया यानी हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 बैलेंस हो गया। अभी जो मैग्नीशियम हमने लिया था, ये मैग्नीशियम की भौतिक अवस्था यानी कमरे के ताप पर STP या NTP पर इसका स्थिति क्या था, मतलब ये ठोस था, स्टेट क्या था, ठोस था, द्रव था या गैस था। तो ध्यान देना, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड अगर है तो यस से दर्शाते हैं, यस मतलब सॉलिड। अगर लिक्विड है, लिक्विड है तो लिक्विड को L से, सॉलिड को S से, लिक्विड को L से। गैसेस अगर है, गैसीय फॉर्म में है तो G से। और अगर पानी का विलयन है जिसे हम लोग जलीय विलयन बोलते हैं, एक्वस, अगर एक्वस जलीय विलयन है तो AQ से हम दर्शाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो मैग्नीशियम है ये ठोस है तो इसकी हम भौतिक अवस्था भी दर्शा रहे हैं, साथ में यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे S। मैग्नीशियम के बगल में ये जो ब्रैकेट में S लिखा है ये इसके भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है, इसके स्टेट को दर्शा रहा है। ऑक्सीजन ये क्या है, गैसीय फॉर्म में है तो यहाँ लिखेंगे G। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है ये सॉलिड रूप में मिलता है, ठोस रूप में मिलता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे S। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो भी हमने लिया था, चूने को हमने पानी में भिगोया था, बना था चूने का पानी। तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, बाजार से लाया हुआ चूना जिसे हम लोग कली चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं। इसमें हमने मिलाया पानी और हमारा बना चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं या बुझा चूना, बुझा चूना कहते हैं। साथ ही साथ हीट निकला है। तो ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ये ठोस होता है, मार्केट से मूल लाते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में S लिखेंगे। H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है तो इसे L लिखेंगे। अगर ये भाप होता, गैसीय फॉर्म में होता तो हम क्या लिखते, तब हम G लिखते। लेकिन चूने में जो हम पानी मिलाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम L लिख रहे हैं। बना क्या आपका, चूने का पानी बना है तो ये चूने का जलीय विलयन है तो ये आपका हो गया एक्वस। ब्रैकेट में हमने लिखा AQ, मतलब जलीय विलयन है। तो इस प्रकार जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण देखते हैं तो उसके बगल में जो आपके अभिकारक या उत्पाद के अणुसूत्र होते हैं उनके बगल में ब्रैकेट में आपको S, L, G, AQ इस तरह कुछ वर्ड मिलते हैं। ये वास्तव में अभिकारकों या उत्पादों के भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते
रासायनिक समीकरण किन कंडीशन में हो रहा है? किसी भी अभिक्रिया को ये जो अभिक्रियाएं हैं ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थितियों में अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया होती हैं। ये जो रिएक्शंस है जब इनका हम इक्वेशन बनाते हैं तो तीर के ऊपर या तीर के नीचे हम उन स्थितियों का भी जिक्र करते हैं, उन परिस्थितियों का भी जिक्र करते हैं जिन परिस्थितियों में ये घटनाएं पूरी होती हैं। जैसे आपका जो पौधा है, पौधा जो भोजन बनाता है पौधा जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने की जो अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। यानी यहाँ एक शर्त है कि पौधा जो भोजन बनाएगा, यदि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होगी वो सूर्य की उपस्थिति में ही होगी। तो इस अभिक्रिया को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पौधा जो भोजन बनाता है जिसे हम लोग फोटोलाइसिस या प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं, उसका इक्वेशन हम लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। बनता कैसे है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि सूर्य का प्रकाश जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश को हम इस तीर के ऊपर लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। साथ ही साथ जो पौधा है उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, तो क्लोरोफिल को हम यहाँ लिख रहे हैं, क्लोरोफिल। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल है, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्रिया करके आपका बनाते हैं, क्या बनाते हैं? C6H12O6, यानी ग्लूकोज। तो ये है आपका फोटोलाइसिस रिएक्शन। फोटोलाइसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी अधूरा है। ये तो आपका मेन प्रोडक्ट बना दिए हैं, बाई प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ। तो बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन बनता है और साथ ही साथ जल भी बनता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। यानी इस अभिक्रिया के लिए, जिसे हम फोटोलाइसिस कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इस अभिक्रिया में एक कंडीशन ये भी है कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए जो कंडीशंस होते हैं, जो ताप होते हैं, जो दाब होते हैं, उनका वर्णन हम तीर के ऊपर या नीचे करते हैं। तो ये रहा हमारा रासायनिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ इक्वेशंस। टाइप ऑफ इक्वेशंस, यहाँ से परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार में पहला प्रकार हम देखेंगे
पहला प्रकार हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी संयोजन अपक्रियाएं। संयोजन अपक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये क्या है आइए देखते हैं। संयोजन अपक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे? कोई भी अपक्रिया, कोई भी रासायनिक अपक्रिया संयोजन अपक्रिया है कि नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, इसका पहचान हम कैसे करेंगे? इसका पहचान हम करेंगे उत्पाद को देखकर। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर उत्पाद आपका एक ही उत्पाद है, ओनली वन प्रोडक्ट, अगर एक ही उत्पाद है तो उस अपक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे उदाहरण, मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो एक ही उत्पाद बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अपक्रिया में एक ही उत्पाद है, एक ही प्रोडक्ट है, केवल एक ही प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिए। तो ये रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोयले का जलना। यह है मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का दहन या जलना। दूसरा लेते हैं कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयले का दहन, यानी कोयले को जब हम जलाते हैं यानी कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया का मतलब दहन। तो हमारा बनता है केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अपक्रिया में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में केवल एक ही उत्पाद है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही प्रोडक्ट है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं हैबर विध से अमोनिया का निर्माण। हैबर विध द्वारा अमोनिया का निर्माण। नाइट्रोजन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं, दिखाई दे रहा? हाँ, नाइट्रोजन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, अमोनिया, NH3। इस अपक्रिया को देखिए, इस अपक्रिया में एक ही उत्पाद है, ओनली वन प्रोडक्ट। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान बहुत आसान। जिस अपक्रिया में, वे सारी अपक्रियाएं जिसमें केवल एक ही उत्पाद बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम का दहन, कोयले का दहन, हैबर विध से अमोनिया का निर्माण। इन अपक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अपक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रहा हमारा पहला फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा प्रकार, हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन या अपघटन भी लिख सकते हैं, अपघटन अपक्रियाएं लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। अपघटन, वियोजन और अपघटन में अंतर है। अंतर ये है कि ये
अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ हम केवल अपघटन अभिक्रिया लेते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, इसका पहचान और भी आसान। इसकी पहचान ये है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट होता है, एक ही अभिकारक होता है, वे सारी अभिक्रियाएं कहलाती हैं अपघटन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है। किसमें टूटता है? कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चाक, स्कूलों में हम लोग चाक से जो पढ़ाते हैं, जिसे हम लोग खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया, उसका रासायनिक सूत्र यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का भी यही रासायनिक सूत्र है, संगमरमर। चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, चूना पत्थर, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को देखिए, जो अभिक्रिया है ये अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहचान कैसे रहे हैं? केवल एक ही अभिकारक है, केवल एक ही अभिकारक है। ये जो रिएक्शन है बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसका उपयोग उद्योग धंधों में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में, सीमेंट की फैक्ट्री में यही रिएक्शंस कराए जाते हैं। वहाँ चूने को गर्म किया जाता है। यही रिएक्शन वहाँ देखने को हमें मिलता है। सीमेंट उद्योग में इसी का उपयोग होता है। और लेते हैं, दूसरा रिएक्शन लेते हैं, फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है फेरस सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमारा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ ही साथ आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपका अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हम पहचान कैसे रहे हैं? हम पहचान रहे हैं यहाँ Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसकी वैलेंसी की यहाँ फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया है। पहचान कैसे रहे कि अपघटन अभिक्रिया है? इसमें आप देखिए, आपका जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, वो एक ही है। तो ये आपका एग्जाम्पल है अपघटन अभिक्रिया। और लेते हैं उदाहरण, सिल्वर क्लोराइड, AgCl को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, सूर्य का प्रकाश, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो बनता है हमारा Ag प्लस क्लोरीन, सिल्वर प्लस क्लोरीन।
तो ये जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया भी आपका अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। हम पहचान कैसे रहे हैं? हम पहचान रहे हैं इसमें भी केवल एक ही अभिकारक है, केवल एक ही अभिकारक। और एग्जाम्पल लेते हैं, दिख रहा है, हाँ यहाँ लिख देते हैं। और अभिकारक है लेते हैं, जैसे पानी H2O। H2O का अगर हम विद्युत द्वारा अपघटन करें, विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत द्वारा अपघटन कैसे कराया जाता है, ये हम आगे देखेंगे, आगे हम इसको समझेंगे। फिलहाल यहाँ अगर हम जल को विद्युत द्वारा अपघटन करें तो हमारा ये जो H2O है ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो जल का विद्युत अपघटन भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अपक्रिया है। कैसे पहचान रहे हैं? यहाँ पर भी अभिकारक रिएक्टेंट केवल एक ही है। तो वो सारी अपक्रियाएं जिसमें केवल एक ही अभिकारक हो, उन अपक्रियाओं को हम अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। ये जो अपघटन अपक्रिया है, अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो यहाँ जो अपघटन अपक्रिया है, यानी यहाँ जो अपघटन कराया गया है वो हीट द्वारा कराया गया है, डायरेक्ट हीट दिया गया है। यानी ये जो अपघटन अपक्रिया है यहाँ हीट द्वारा हमने करवाया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो अपघटन अपक्रिया हमने करवाया है AgCl का, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा करवाया है। और यहाँ पर जो जल का हमने अपघटन कराया है विद्युत द्वारा कराया है। यानी अपघटन अपक्रियाएं हम कई तरीके से करवा सकते हैं। अगर हम ये अपघटन अपक्रिया उष्मा द्वारा, डायरेक्ट उष्मा देकर कराए, तो इसे हम लोग कहते हैं उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन यानी उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 उष्मीय अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल कंपोजिशन, उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3, जब हम अपघटन सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो इस अपघटन अपक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं सूर्य के प्रकाश में जब अपक्रिया कराते हैं, अपघटन कराते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन यानी अपघटन प्रकाश द्वारा कराया गया है, सूर्य के प्रकाश द्वारा कराया गया है, फोटोलाइसिस। और जब हम अपघटन विद्युत द्वारा कराते हैं तो इस अपघटन को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देख रहे हैं 3 प्रकार से हम करवाए हैं। उष्मा द्वारा जब करवाएंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, सूर्य के प्रकाश द्वारा कराएंगे तो फोटोलाइसिस, और विद्युत द्वारा जब कराएंगे डिकम्पोजिशन तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, उष्मीय अपघटन। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रासायनिक जो समीकरण लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं। फिर हमने देखा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। आज की इस वीडियो में हमने रासायनिक अपक्रियाओं के 2 प्रकार पढ़ा। प्रकार नंबर 1 हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया की क्या पहचान? संयोजन अपक्रिया की पहचान
कि इसमें उत्पाद प्रोडक्ट केवल एक ही होता है। फिर हमने पढ़ा अपघटन अपक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी क्या पहचान? इसकी पहचान ये है कि इस अपक्रिया में केवल एक ही अभिकारक होता